क्या हाल है सबका? तो लास्ट लेक्चर में हमने एंगुलर एक्सेलरेशन तक कर लिया था। आज हम एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन देखेंगे लीनियर वेलोसिटी के साथ और लीनियर एक्सेलरेशन के साथ। सबसे पहले हम देख लेते हैं लीनियर वेलोसिटी का। अच्छा, जब कोई बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही होती है, एक बात ये है कि जब वो मूव कर रही होती है उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो वो कवर कर ही रही होती है। लेकिन अगर हम उसको हर पॉइंट के ऊपर उसको टेंजेंट बना दें तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होता है। इसलिए अब हम उनका रिलेशन फाइंड करेंगे कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अच्छा, एस इज इक्वल टू आर थीटा वाला फॉर्मूला तो आप लोगों ने पहले किया हुआ है, पहले कल वाले लेक्चर में मैंने करवा दिया था, एस इज इक्वल टू आर थीटा वाला। तो अगर हम इसको दोनों साइड पे डेल टी के साथ डिवाइड कर दें, दोनों साइड पे डेल टी के साथ अगर हम डिवाइड कर दें तो डेल एस डिवाइडेड बाय डेल आर, मतलब वेलोसिटी का हमारे पास यही फॉर्मूला होता है ना कि डिस्टेंस कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम, यही होता है ना फॉर्मूला। तो वेलोसिटी को यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू डेल एस डिवाइडेड बाय डेल आर, अगर हम डेल टी। और सेकेंडली अगर डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी हमें पता है दिस इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, जो कि हमने कल पढ़ी थी। ठीक है, अगर दोनों साइड पे हम इसकी लिमिट लगा दें डेल टी डेल टी टू जीरो, मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे वो बॉडी मूव कर रही है सर्कल के अंदर, वैसे वैसे उसका टाइम जो है वो कहीं से शुरू होकर जीरो तक जा रहा है। ठीक है, दोनों साइड्स पे हमने लिमिट लगा दी और यहाँ पे v इज इक्वल टू आर ओमेगा पुट कर दिया। ये हमारे पास रिलेशन आ गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। ये हमारे पास रिलेशन आ गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का। बी हमारे पास क्या है, लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब उसके बाद अगर हमें रिलेशन देखना है एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का, तो सिंपली हम इस वाले फॉर्मूले को डेल टी के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगी। अगर हम ऊपर वाले फॉर्मूले को सिंपली डेल टी के साथ डिवाइड कर देंगे तो और लिमिट लगा देंगे डेल टी अपोजिट टू जीरो दोनों साइड्स पर, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ए इज इक्वल टू आर एल्फा। ए हमारे पास क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, और अल्फा हमारे पास है एंगुलर एक्सेलरेशन। हमें पता है एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है, द वेलोसिटी इन स्पेसिफिक टाइम, वो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, और वो सर्कल के लिए होती है। और लीनियर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इन स्पेसिफिक टाइम इन लीनियर एक्सेलरेशन इज लीनियर एक्सेलरेशन। तो इन दोनों का रिलेशन हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, ए इज इक्वल टू आर अल्फा आ गया। यहाँ तक किसी को कोई बात नहीं समझ आई है तो पूछ ले। आ गया टीचर। ठीक है, आगे इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन, जैसे कि हमारे पास लीनियर जब हम फाइंड कर रहे होते हैं, लीनियर मोशन हो रही होती है, तब हमारे पास ये सारी जो इक्वेशंस होते हैं हम यूज करते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, टू एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और थर्ड हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी डिवाइड प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर। एंगुलर के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, जहाँ पे वेलोसिटीज है वहाँ पे ओमेगा लगा देंगे, और जहाँ पे एक्सेलरेशन है, यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन है, वहाँ पे हम अल्फा लगा देंगे, और जहाँ पे एस यूज हो रहा है वहाँ पे हम थीटा लगा देंगे। थीटा हमारे पास क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
तो हमारे पास ये वाले फॉर्मूलास वहां से कन्वर्ट हो जाएंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर सारी जो मोशन है उसमें कन्वर्ट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास वो फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी को सर्कल के अंदर मूव करवाती होती है। जब कोई भी बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही होती है, जो उसके ऊपर फोर्स लग रही होती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी हमारे पास एक डेफिनेशन हमारे पास ये भी हो सकती है जो आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है, द फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ अ पार्टिकल इनटू अ सर्कल पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल पाथ। और सेकंड डेफिनेशन हमारे पास भी हो सकती है, फोर्स which compels a body to move in a circular path is called centripetal force। दो डेफिनेशंस हो सकती हैं इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की। एक हमारे पास ये आ गई कि जो फोर्स नीडेड होती है स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में बेंड करने के लिए। एक ये भी डेफिनेशन हो सकती है इसकी। दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि फोर्स विच कंपेल्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती रहती है फोर्स, उसको हम कहते हैं फोर्स। ठीक है, आगे हमारे पास मोशन ऑफ पार्टिकल विच इज कंस्ट्रेंड सर्कुलर पाथ इंटरेस्टेड। अच्छा, तो लीनियर हमारे पास जो फोर्स लग रही होती है उसको हम सिंपली लीनियर फोर्स ही कहते होते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। लेकिन हमारे पास जब हम सर्कल के अंदर मूव कर रहे होते हैं, जो फोर्स किसी भी बॉडी को सर्कल के अंदर मूव करवाती रहती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, इसकी अगर हमारे पास एग्जांपल्स आ सकती हैं कि प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड सन, या फिर अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, या फिर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड एटम्स न्यूक्लियस, और या फिर नेचुरल सैटेलाइट्स जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं किसी भी किसी हमारी अर्थ के अराउंड भी काफ़ी सैटेलाइट्स मूव कर रहे हैं, या फिर हमारे अर्थ के अराउंड जो है मून मूव कर रहा है, उसको एग्जांपल हम लिख सकते हैं। ये सारी एग्जांपल जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की है। अर्थ जो हमारे सन है उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा है कि वो हमारे जो अर्थ को है अपने इर्द गिर्द रिवॉल्व करवाती रहती है। जो रिवॉल्व करवाते वक्त जो फोर्स लग रही होती है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मिस मेरी नेट एंडस लगा दे, मेरा नेट कभी भी जा सकता है। आप ना 84। ग्रुप में लिख के भेज दे, मैं वहां से लगा लूंगी। अच्छा, आगे हम इसका रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, सपोज करते हैं कोई भी हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है, कोई स्टोन हमने अपनी स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर लिया, ठीक है। उसको हम गोल सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी पॉइंट पर जाकर वो जो स्ट्रिंग है वो टूट जाता है, स्नैप कर जाता है, तो जो उसकी मोशन होगी वो तो एकदम से लीनियर हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी है वो ऐसे रिवॉल्व कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड, या फिर किसी भी सर्कल के में। तो एक पॉइंट पर आकर सपोज करते हैं कि वो टूट जाती है स्ट्रिंग, तो वो उसकी जो मोशन होगी वो स्ट्रेट हो जाएगी ए से लेके बी तक। मतलब ए पर कोई और वेलोसिटी होगी, जब वो बी पे जाएगा तो कोई और वेलोसिटी होगी। मतलब इस तरह वो उसकी लीनियर मोशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके जो लीनियर एक्सेलरेशन होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल देखें तो
ए इज इक्वल टू डेल बी डिवाइडेड बाई डेल टी। ये लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। उसके बाद अगर हमने टाइम निकालना है कि उस पॉइंट से लेके जब हमारे पास इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाने में हमारे पास कितना टाइम लगा है उस बॉडी को, लीनियर एक्सेलरेशन उसने कवर तो की, लेकिन लीनियर डिस्टेंस उसने कवर तो किया, लेकिन वो कितना टाइम लगा उसको उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो वो निकालने के लिए सिंपली हमारे पास डेल टी इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई वी। ये भी फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है, एस इज इक्वल टू वी टी वाला फॉर्मूला शायद आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। वहां से ये वाली वैल्यू निकाल ली और डेल टी हमने ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो हमारे पास ए इज इक्वल टू वी डेल वी डिवाइड बाई ऐसा आ गया। एक्सेलरेशन का एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया, एक टेंटेटिव फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम ना एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। पहली एक्सेलरेशन मतलब जहाँ पे वो बॉडी टूटी, मतलब वो स्ट्रिंग जो है वो टूटा, वहां से पहले एक्सेलरेशन, पहली वेलोसिटी हमारे पास वहां पे आ गई, दूसरी हमारे पास वहां पे आ गई जब वो आगे को चला गया, स्ट्रेट चला गया, ठीक है। हर पॉइंट के बाद वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, ये वाली बात हमें पता है। और रेडियस जो है वो दोनों साइड पे सेम रहेगा। तो ओ ए बी हमने एक ट्राइंगल सपोज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे v1 वेलोसिटी कर ली, यहाँ पे v2 वेलोसिटी कर ली। अब जो v1 और v2 वेलोसिटी है वो दोनों तो हमारे पास लीनियर वेलोसिटीज हैं। v1 और v2 हमारे पास दोनों लीनियर वेलोसिटीज हैं। तो उनका अगर हम सेम लेंथ उनकी सेम लेंथ लेकर एक और ट्राइंगल बना लें, ये v1 और ये v2, और इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो आ गया डेल पी। तो पी क्यू आर हमने एक और ट्राइंगल सपोज कर लिए, ठीक है। अब पी क्यू आर और ओ ए बी दोनों जो हैं वो सेम लेंथ के हैं, सेम उनका रेडियस है, सेम डिस्टेंस है, सेम है दोनों, ठीक है। अब अगली बात वो जो कह रहे हैं वो ये है कि v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो फर्स्ट वेलोसिटी है, जो सेकंड वेलोसिटी है, वो दोनों सेम है। फर्स्ट वेलोसिटी एट पॉइंट ए के बाद जो लीनियर वेलोसिटी आ रही है वो, और जो बी के बाद जो लीनियर वेलोसिटी आ रही है वो दोनों सेम है। उनको दोनों को वी के सपोज कर लिया, वी के को सपोज कर लिया इन्होंने। और अगली बात ओ इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अब देखिए रेडियस ऑफ अ सर्कल जो है वो पूरे सर्कल में सेम रहता है, बेशक हम यहाँ पे ले लें, बेशक हम यहाँ पे ले लें, बेशक हम यहाँ पे ले लें, पूरे सर्कल में जो रेडियस होता है वो उसका सेम रहता है। तो इसलिए ओ इज इक्वल टू ओ बी, ये वाली बात भी जेन्युइन है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उन्होंने एक इक्वेशन सपोज कर ली, ओ ए बी और पी क्यू आर ट्रायंगल दोनों को अंडर कंसिडरेशन रखकर। अब डेल वी डिवाइडेड बाय वी, डेल वी डिवाइडेड बाय वी। अब इन्होंने कौन कौन सी साइड्स ली हैं, सबसे पहले तो ये देखना है जो हमारे पास एंगल जहाँ पे बन रहा है उसके बिल्कुल सामने वाली साइड और उस वो वाली साइड, ठीक है। उसके बिल्कुल सामने वाली साइड और उसके बिल्कुल ऊपर वाली साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या सी साइड्स है, क्यू आर डिवाइडेड बाय आर पी, और यहाँ पे भी इसके बिल्कुल सामने वाली साइड ए बी डिवाइडेड बाय ओ बी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्यू आर डिवाइडेड बाय आर पी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय ओ बी, ठीक है। हमने कौन कौन सी साइड्स ली हैं, एक तो हमने साइड ली है उसके बिल्कुल सामने वाली और उसके बिल्कुल ऊपर वाली, और यहाँ पे भी हमने नीचे वाले ट्रायंगल में भी इसके एक तो सामने वाली और इसके बिल्कुल ऊपर वाली दोनों साइड्स हमने ले ली। और यहाँ पे अगर हम उसकी वैल्यूज पुट करें, क्यू आर में हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, डेल बी। आर पी में हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, वी। हमने दोनों को वी वन और वी टू को दोनों को वी के को सपोज कर लिया है। और उसके बाद ए बी और ओ बी, ए बी हमारे पास उसकी वैल्यू हमें नहीं पता अभी,
और ओ बी जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है आर, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ए बी जो है वो नियरली डिस्प्लेसमेंट की इक्वल है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी उसने डिस्टेंस कवर किया है वो उसकी इक्वल है। जो बेशक आर्क में लें बेशक हम स्ट्रेट लाइन में लें, दोनों का जो डिस्टेंस है वो नियरली इक्वल है और एस की इक्वल है। अच्छा, तो आगे हमने क्या किया, अच्छा आगे डेल वी एक साइड पे रख लिया और एस यहाँ पे ए बी की बजाय इन्होंने एस पुट कर दिया है और वी यहाँ पे आके वी डिवाइडेड बाई आर हो गया। अब डेल वी की वैल्यू हम क्या करेंगे, ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ऊपर वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ये यहाँ पे हमने डेल वी की वैल्यू पुट कर दी। डेल वी की वैल्यू हमारे पास जो कि आई है डेल वी की वैल्यू हमारे पास आई है एस वी डिवाइडेड बाई आर। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब हर पॉइंट पर चेंज हो रही है एक्सेलरेशन। और अब क्योंकि ये सर्कल के अंदर मूव कर रही है इसलिए हम इसको कह रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही है उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, जो एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस होगी उसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, आप लोगों ने याद कर लेने। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में और उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ से डायरेक्टेड है, मतलब कनेक्टेड है सेंटर ऑफ द सर्कल से, तो उसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर हमने आगे सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू निकालनी है, एफ इज इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला हमें पहले का पता है। यहाँ पे एफ जो है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसलिए हम इसको एफ सी लिख दिया है। ए सी हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ए सी की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, यहाँ पे हमने पुट कर दी तो आ गया हमारे पास एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अच्छा, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जो है वो अगर हम सिंपल जो है एंगुलर फॉर्म में नहीं देख रहे, सर्कल फॉर्म में नहीं देख रहे, अगर उसको जो फोर्स लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हम इसको लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। लेकिन अगर हम एंगुलर में मुहैया करना चाह रहे हैं तो हमारे पास v की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। वो वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है और आगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और एक आर नीचे वाले आर से कट जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आज के लेक्चर में कोई बात नहीं समझ आई है तो पूछ लें। आज के लेक्चर में कोई बात नहीं समझ आई है तो पूछ लें जी।